शासन के बाद आईएमए ने सांकेतिक विरोध का फैसला वापस लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में अमित शाह ने डॉक्टर्स के काम को सराहा और कहा उनके साथ खड़ी है सरकार। कई पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केंद्र सरकार ने मीडिया के लिए जारी की एडवाइजरी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा मीडिया कर्मी सभी जरूरी सावधानियां बरतें। मीडिया हाउस भी अपने फील्ड और ऑफिस स्टाफ का रखें पूरा ध्यान। भारत में कोविड-19 के कुल 15,474 सक्रिय मामले, 3,869 मरीजों को इलाज के बाद मिली छुट्टी, 640 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में लगातार स्थिति खराब। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर, आतंकियों के शव के साथ हथियार भी बरामद। और फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी की खरीदी। 43,574 करोड़ रुपए के साथ तकनीकी क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात कोविड-19 की, जिससे पीड़ित मरीजों की संख्या भारत में बाकी देशों के मुकाबले कम है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले हैं 19,984, जिनमें से 15,474 सक्रिय मामले हैं। खास बात यह है कि इनमें से 3,869 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जबकि 640 मरीजों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। तो ये भारत के आंकड़े हैं और केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि कोरोना के मामलों में को नियंत्रण में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो सभी सुरक्षा मानदंडों को अपनाएं, जैसा कि मास्क पहने या फेस कवर लगाएं और अपने नाक, कान, मुंह को ढक कर रखें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारियों और डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने संकट के इस दौर में डॉक्टर्स के काम की सराहना की और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सांकेतिक विरोध का अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के दौरान देश के कुछ हिस्सों में डॉक्टर्स पर हमले हुए थे, जिनके कारण आईएमए ने फैसला लिया था कि वो इसके खिलाफ सांकेतिक विरोध करेंगे। लेकिन अमित शाह ने उनसे समय रहते बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार कोविड-19 की संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज और मीडिया कर्मियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने मीडिया कर्मियों से अपनी ड्यूटी के दौरान सभी प्रकार की सावधानियां बरतने को कहा है और कोविड-19 के कवरेज के दौरान कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट्स और प्रभावित इलाकों की कवरेज करने वाले पत्रकारों को स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने संबंधी सभी जरूरी सावधानियां बरतने की हिदायत दी है। मीडिया हाउस से भी कहा गया है कि वो अपने फील्ड स्टाफ के साथ साथ ऑफिस स्टाफ का भी विशेष ध्यान रखें। दरअसल हाल ही में बड़ी संख्या में देश के कुछ भागों में कोविड-19 की घटनाओं को कवर करते हुए मीडिया कर्मियों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। और कोरोना वायरस प्रभावित इलाकों के आकलन के लिए केंद्र सरकार ने जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए 6 राज्यों में केंद्रीय टीम भेजी है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल भी एक टीम गई हुई है। कल तक पश्चिम बंगाल की सरकार कोविड-19 की लड़ाई में सेंट्रल टीम का साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और भरोसा दिलाया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेगी। पश्चिम बंगाल के इस फैसले का गृह मंत्रालय ने स्वागत किया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के बारे में स्थिति का जायजा लेने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल केंद्रीय टीम की स्थापना की है, जिसे पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, जिसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में पश्चिम बंगाल की सरकार को एक चिट्ठी लिखकर सहयोग के लिए कहा गया। इसके बाद राज्य सरकार का ये ताजा रुख सामने आया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर गृह मंत्रालय को बताया है कि उन्होंने टीम्स के साथ संपर्क किया है, बैठक की है और उनका ऑन द स्पॉट आंकलन में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पारित आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय का स्वागत करता है। और गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के इस दूसरे चरण में ग्रीन जोन के लिए, यानी जहां पिछले 14 दिन में कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं दिखाई दिया है, वहां कुछ और गतिविधियों में छूट दी है। इसके तहत कृषि और बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों और बागवानी से जुड़े उत्पादों के जांच केंद्र को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक किताबों और बिजली के पंखे की बिक्री की इजाजत भी दी गई है। इसके अलावा मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की अनुमति दी गई है। नए दिशा निर्देशों में स्कूली बच्चों की किताब और इलेक्ट्रॉनिक पंखे की दुकान को खोलने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय नाविकों के आने जाने के लिए भी SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किया है। तो बंदरगाहों पर नाविकों को आने जाने की अनुमति मिलेगी। कुछ और गतिविधियों में छूट दी गई है। और इधर कई राज्यों में किताब की दुकानों को कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर बंद करने का आदेश जारी किया गया है। केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि संक्रमण के फैलने के मद्देनजर राज्य सरकारें और सख्ती कर सकती हैं, लेकिन नियमों में ढील नहीं दे सकती हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बंदरगाहों पर नाविकों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए SOPs यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि समुद्र में फंसे गोवा के नाविक अब जल्द ही घर वापस लौट आएंगे। होम सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर निकाला, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द साइन ऑन एंड साइन ऑफ द इंडियन सीफेयरर्स एट इंडियन पोर्ट्स एंड देयर मूवमेंट फॉर द ऑफसेट पर्पज, जब मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं सभी गोवा के लोगों की तरफ से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से जो साइन ऑफ और साइन इन करना है वो कल से स्टार्ट होगा और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से इसके लिए TG शिपिंग से और एक प्रोटोकॉल आने वाला है। कौन सी शिप कौन से इंडियन पोर्ट पे लगेगी, कौन सी शिप कहाँ पे लगेगी और उनके मूवमेंट किस तरह से होगा, इसके लिए सेपरेट SOP आने वाली है कल। तो उस SOP से देख के बाकी प्रोटोकॉल यहाँ पे निश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिले में कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए एहतियात के तौर पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को अगले आदेश तक पूरी तरह से सील कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला जिले के स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों और दिल्ली तथा नोएडा के बीच यातायात के दबाव को देखते हुए बॉर्डर सील करने की सिफारिश की थी, लेकिन कोविड-19 से निपटने संबंधी सेवाओं में प्रत्यक्ष रूप से शामिल सरकारी कर्मचारियों को बॉर्डर से आने जाने की छूट दी गई है। इसके लिए उन्हें अधिकृत अधिकारियों की ओर से जारी किए गए वैध पास दिखाने होंगे। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई संबंधी वाहनों, एम्बुलेंस सेवा, नोएडा स्थित अस्पतालों में काम करने वाले विशेषज्ञ अधिकारियों को भी आने जाने की छूट होगी। केंद्र सरकार के उप सचिव और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे। मीडिया कर्मियों को भी छूट दी गई है। इसके लिए उन्हें गौतम बुद्ध नगर के अपर पुलिस आयुक्त अथवा जिला सूचना अधिकारी द्वारा जारी वैध पास दिखाना होगा। नोएडा में काम करने वाले मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए पहचान पत्र स्वीकार करने की पुरानी पद्धति आज तक लागू रहेगी। ये छूट केवल मीडिया कर्मियों के लिए होगी। और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि गरीबों के लिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। पासवान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी भूखा न रहे और यह कहना गलत है कि सैनिटाइजर और मास्क अमीरों के इस्तेमाल के लिए हैं। पासवान ने कहा कि सरकार चाहती है कि गरीब भी इसका इस्तेमाल करें। हम सरकार की तरफ से हमारी मांसा है, दोनों चीज है कि जो गरीब लोग हैं उनको कहते भूखा नहीं रखा जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये कह देना कि आज के समय में सैनिटाइजर जो है अमीर लोगों के लिए है या मास्क अमीर लोगों के लिए है,
मैं समझता हूं ये गलत बात है। हम तो चाहते हैं कितना सैनिटाइजर हो जाए कि हम हर गरीब को क्या कहते हैं उसका लाभ क्या कहते हैं कि ले सके और इस वायरस से बचे, और मास्क का क्या कहते हैं कि हर घर में क्या कहते हैं कि प्रयोग हो। और आइए अब कुछ फैक्ट चेक कर लेते हैं। फर्जी खबरों की बात करते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दौरान भी अफवाहों का बाजार लगातार गर्म है। अब रेलवे विभाग को लेकर एक फर्जी खबर वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण रेल मंत्रालय अपने 13 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करने की योजना बना रहा है। यह खबर पूरी तरह से झूठी है। रेल मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई जा रही है। पीआईबी फैक्ट चेक की पड़ताल में भी यह दावा पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग इस तरह की झूठी और भ्रामक खबरों की ओर ध्यान न दें। इसी तरह से सोशल मीडिया पर एक और खबर वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण सरकार ने देश के सभी होटल और रेस्टोरेंट्स को 15 अक्टूबर 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया है, जबकि दावे के उलट हकीकत यह है कि सरकार ने इस तरह का कोई भी आदेश नहीं दिया है। इसकी पुष्टि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से भी की गई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की पड़ताल करके बताया है कि पर्यटन मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं जारी किया गया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह दावा बिल्कुल गलत और फर्जी है। देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोवा कोरोना फ्री हो गया है। गोवा प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी इसी कोशिश में हैं कि गोवा कोरोना से मुक्त रहे। देखिए गोवा से यह खास रिपोर्ट। गोवा में जो पहले 7 मरीज कोरोना के निकले थे, उनमें से सभी के सभी मरीज ठीक हो गए और गोवा देश का पहला कोरोना फ्री स्टेट बन गया है। लेकिन गोवा सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी गोवा में एक भी कोरोना का पेशेंट ना मिले। इसके लिए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों से अपील किया है कि 3 मई तक लॉकडाउन का जो पालन है वो लोग गंभीरता से करें और बाहर ना निकले और उसको लगातार कायम रखे और जो गोवा का स्टेटस है कोरोना फ्री उसको कायम रखे। गोवा के जो पड़ोसी स्टेट है महाराष्ट्र और कर्नाटक, वहाँ पे कोरोना के बहुत सारे पेशेंट पाए गए हैं। इसलिए गोवा की सीमाएं 3 मई तक पूरी तरह सील रहेगी। गोवा में ना कोई आ सकेगा ना कोई जा सकेगा। खाली जो कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटीज है वही गोवा में आने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। गोवा में जो सी फेरर्स गोवा के जो बाहर देशों में काम कर रहे हैं उनको वापस लाने का प्रयास गोवा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है। देवेंद्र वालावलकर, डीडी न्यूज़, पणजी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस पर राज्य के कोविड-19 मैनेजमेंट टीम 11 के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। और कोरोना के इस दौर में लद्दाख से अच्छी खबर है। यहां कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आमजन भी सरकार का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। लद्दाख में कोरोना के 14 मरीज ठीक हो गए हैं और 4 का इलाज चल रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से कोई नया मामला भी दर्ज नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में हर व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा है। और वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण में गरीबों, मजदूरों, राह चलते प्रवासियों की सहायता में हजारों हाथ उठ गए हैं। विभिन्न संगठनों के साथ बड़ी संख्या में युवा लगातार सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। युवाओं की एक ऐसी ही टीम है प्रियम, जो बेगूसराय जिले में लॉकडाउन के शुरुआती दौर से पहले गांव से लेकर प्रखंड स्तर तक सैनिटाइजेशन का काम कर रही है और अब जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। ये नजारा बिहार के बेगूसराय जिले का है। शिक्षित युवाओं की टोली, जिसमें समाजसेवी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवसायी शामिल हैं। ये रोजाना जरूरतमंदों की जरूरत बने हुए हैं। इस टीम को तैयार किया है प्रियम रंजन ने। 5-6 लड़कों से शुरू हुआ ये कारवां 500 लड़कों तक पहुंच गया है। ये युवा पूरे जिले में पहले सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन का सामान ये खुद अपने कंधे पर उठाकर गली मोहल्ले में निकल पड़ते हैं। जिले में कोरोना संक्रमण मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण
युवा इस टीम से खुद जुड़ते जा रहे हैं। उन लोगों का लिस्ट लाते हैं जो कि असहाय हैं, जिनके परिजन बाहर रह के कमा रहे हैं और किसी ऐसा इस आपातकाल में वो कुछ भी घर के लिए नहीं भेज पा रहे हैं। तो उस स्थिति में ये मुझे इन्फॉर्म करते हैं और टीम प्रियम जो है तत्कालीन अपना जो भी सुविधा होता है उसके लेकर ग्राउंड लेवल पर आती है। लॉकडाउन में जब बेसहारा लोगों की तरफ से आवाज उठी, तब ये युवा आगे आकर भूखे लोगों तक भोजन और राशन सामग्री पहुंचाने का बीड़ा उठा लिए। युवाओं ने जिले के समाज सेवी और उद्यमियों से मिलकर पैसे इकट्ठे किए और फिर भूखे और बीमार लोगों तक भोजन और राहत सामग्री पहुंचने लगी। खासकर ग्रामीण और महिला मजदूरों तक राहत के पैकेट पहुंचने लगे, जिनका जीवन रोज की मजदूरी पर चलता था। युवाओं के ये प्रयास पूरे जिले में प्रखंड और गांव स्तर तक पहुंच चुका है। टीम पीएम के माध्यम से कांटेक्ट किए, उनसे कांटेक्ट किया, हमको तुरंत वो सामान उपलब्ध कराया गया जो जरूरतमंद गरीब लोगों की जरूरत है। प्रयास हम लोगों ने शुरू किया, उसके बाद गांव के सभी लोगों ने राहत सामग्री स्वयं अपने अपने इच्छा से यहाँ पहुँचाना शुरू किया। टीम प्रियम दिन रात एक कर पीड़ित लाचार व्यक्तियों के बीच एक मुखर सहयोगी बनकर आगे आए हैं। युवाओं के मन में ये दृढ़ विश्वास है कि ऐसा करने से लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा और एक महामारी के खिलाफ लड़ाई में जीत मिलेगी। लॉकडाउन के बीच कई निजी संगठन भी मजदूर और गरीब लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। ऐसा ही एक प्रयास बिहार के बेगूसराय जिले में हो रहा है। बेगूसराय जिले में टीम प्रियम गरीब मजदूरों के बीच जाकर पहले उनको राहत सामग्री का काम कर रहे हैं, उसके बाद गांव-गांव जाकर सैनिटाइजेशन का भी काम पूरा कर रहे हैं। धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं। ये कहूँगा कि सारे जो सोसाइटी के लोग हैं, यंग एंड ओल्ड, सबको इकट्ठे मिलके इस लड़ाई जो पैंडेमिक है इससे लड़ना है। और इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब अगर लोग इकट्ठे मिलके एक ये प्रतिज्ञा लेने की हम इस पैंडेमिक से लड़ेंगे और जो मेजर्स प्रिवेंशन के लिए हम कर सकते हैं वो करेंगे, तो हम इस पैंडेमिक को रोक पाएंगे और ज़्यादा केसेस ना होने देंगे। उसमें 3-4 चीजें देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं जो सकारात्मकता से भरी हैं। सूरत का स्कूल प्रबंधन अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए आगे आया है। स्कूल की ओर से विद्यार्थियों के उन परिवारों के लिए खाद्य सामग्री की किट उपलब्ध कराई जा रही है जिन्हें भोजन की जरूरत है। और कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के चलते बनी संकट की स्थिति के बीच चंडीगढ़ में सुरक्षा बल लोगों की मदद में जुड़े हुए हैं। सुरक्षा बलों की ओर से जरूरतमंदों को हर संभव मदद दी जा रही है। चंडीगढ़ में सीआरपीएफ जवान जरूरतमंद परिवारों को खुद खाना बनाकर खाद्य और अन्य सामग्री मुहैया करा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के मेलहुरा गांव में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ की 178वीं बटालियन, 55 राष्ट्रीय राइफल्स और जैनपुरा की एसओजी टीम ने गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान मकान में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। तब सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और 4 आतंकवादियों को मार गिराया। घटनास्थल से आतंकवादियों के शव के साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं और 4 आतंकवादियों की शिनाख्त अभी की जा रही है। और अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिजिटल ऑपरेशन रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। छोटी हिस्सेदारी के लिए तकनीकी कंपनी का ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। साथ ही यह भारत में तकनीकी क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। मुकेश अंबानी ने इस जियो और फेसबुक के बीच समझौते पर कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के 2 लक्ष्यों ईज ऑफ लिविंग और कारोबार सुगमता में मदद करेगी।
खबर स्पेन से, जहां की कैबिनेट ने देश में 9 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही 27 अप्रैल से बच्चों पर पाबंदियों में कुछ ढील भी दी गई है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जरूरी सामान की खरीदारी के लिए वयस्क के साथ अब बाजार जा सकेंगे। वहीं बच्चों के लिए के एक साथ खेलने पर फिलहाल पाबंदी जारी रखी गई है। कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामलों की अगर बात करें तो अमेरिका के बाद स्पेन दुनिया का दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा ये महामारी फैली है। देश में इस महामारी से अब तक 21,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 2,04,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं ब्राजील में कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में 166 लोगों की मौत हो गई है, जिससे यहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2,741 पहुंच गया है। ब्राजील में कोरोना वायरस के 43,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं मेक्सिको में कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सियुदाद वॉरेज शहर में सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्री कामगारों ने विरोध प्रदर्शन किया। मजदूर फैक्ट्री को बंद करने की मांग कर रहे हैं। पिछले सप्ताह इस इलाके में रहने वाले लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। ब्रिटेन में लॉकडाउन जहां वन्य जीवों के लिए अच्छी खबर है, वहीं वन्य जीव रिजर्व के लिए परेशानी का सबब बनकर सामने आ रही है। वन्य जीव रिजर्व में हिरण, खरगोश सहित कई जानवर खुलेआम विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण दर्शकों के नहीं आने की वजह से इस रिजर्व का आमदनी का स्रोत रुक गया है, जिससे ये किसी अतिरिक्त सहायता की आस देख रहे हैं। इसके बावजूद भी सभी अधिकारी मानव गतिविधियों से प्रकृति को मिली राहत से काफी खुश नजर दिखाई दिए। और कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। अमेरिका में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,24,147 हो गई है। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या करीब 45,000 के पार पहुंच गई है। वहीं रूस में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,642 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या 52,763 पहुंच गई है। सही नए कोरोना मामले मॉस्को क्षेत्र और सेंट पीटर्सबर्ग में सामने आए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसियन लूंग ने 4 सप्ताह यानी 1 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसके पहले सिंगापुर में ज्यादातर स्कूल और दफ्तर 7 अप्रैल से 4 मई तक बंद रखने का ऐलान किया गया था। सिंगापुर के पीएम ली हसियन लूंग ने बताया है कि सिंगापुर में एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 1,111 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और इसको लेकर देश का कोविड-19 के मरीजों की संख्या का आंकड़ा 9,125 तक पहुंच गया है। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 828 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 17,337 हो गई है। वहीं देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,30,172 हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से फ्रांस में 531 नई मौतों के साथ यहां मृतकों की संख्या 20,796 के पार हो गई। फ्रांस में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,59,299 हो गई है। इसके साथ ही अस्पतालों और गहन चिकित्सा कक्षों में मरीजों की संख्या में लगातार कमी भी आ रही है। और कोरोना वायरस महामारी के बीच आज पूरी दुनिया पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मना रही है। इस बार दुनिया 50वां पृथ्वी दिवस मना रही है। पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने और दुनिया भर के पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाने की शुरुआत की गई थी। 1970 में शुरू की गई इस परंपरा को 192 देशों ने खुली बाहों से अपनाया है। और इस मौके पर गूगल ने आज एक खास डूडल बनाया है। गूगल ने अपने डूडल को पृथ्वी के सबसे छोटे और सबसे महत्वपूर्ण जीव मधुमक्खियों को समर्पित किया है। डूडल में प्ले ऑप्शन बटन के साथ एक मधुमक्खी भी है। जैसे ही यूजर्स इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा वीडियो चलेगा जो मधुमक्खियों के महत्व को उजागर करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास दिन पर ट्वीट करते हुए कहा कि हम सभी देखभाल और प्रचुर करुणा के लिए अपने ग्रह के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। आइए हम धरती को और स्वच्छ, स्वस्थ और संपन्न बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लें। कोविड-19 को हराने के लिए सबसे आगे काम कर रहे लोगों को धन्यवाद दें। और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पृथ्वी दिवस पर ट्वीट के जरिए महात्मा गांधी के कथन को याद किया, जिसमें बापू ने कहा था कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को भी सराहा, जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सकारात्मक काम कर रही हैं। आज पृथ्वी दिवस है। ये दिवस जो होते हैं वो हमें विषय वस्तु की ख्याल रखने का याद दिलाती है। तो पृथ्वी पर आज 700 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और इतना बड़ा पूरी दुनिया एक ही ग्रह है जहां मनुष्य की बस्ती है। और इसलिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि ये पृथ्वी सबके ज़रूरतों को पूरा करेगी, लेकिन सबके लालसा को पूरा नहीं करेगी, ग्रीड। तो इसीलिए और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि अगर दुनिया में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है तो हमें एक सतत जीवन शैली का स्वीकार करना पड़ेगा, जो भारत की विशेषता है। भारत की जीवन शैली मूलतः पर्यावरण पूरक है, उसी जीवन शैली को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज पृथ्वी दिवस के निमित्त ये संकल्प लोग करें और एक सतत विकास का लक्ष्य पाने के लिए एक सतत चलने वाली जीवन शैली अपनाएं। यही मुझे लगता है मुख्य संदेश है आज का। और कोरोना से बचाव का तरीका बताते हुए एम्स के डॉक्टर्स इस बार आए हैं एक वीडियो सॉन्ग के साथ। तो ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, आप सुनिए इनका गीत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। काय चिंता तुझे सताए, क्यों तू है घबराए, काय चिंता तुझे सताए, तू कमाल है बेमिसाल, हमें तुम पे नाज है भाई, काहे घबराए, क्यों तू है घबराए, काय चिंता तुझे सताए, तू कमाल है बेमिसाल, हमें तुम पे नाज है भाई, काहे घबराए। रखो थोड़ी तुम दूरी, हैंड वॉशिंग भी है जरूरी, और पीपीई के इस्तेमाल से करेंगे जीत भी पूरी। सुन 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 अरे भाई सुन, जानो इसके कई सारे गुण। सुन 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 अरे भाई सुन, जानो इसके कई सारे गुण। ना कम करे ना ज्यादा, बस सही पीपी डाल के जाए, काहे घबराए, काहे घबराए। घर वालों की अब चिंता, दिन रात जो तुझे सताए, कोरोना तो मिट जाएगा, उनको तू दे समझाए। अरे सुन 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 सिस्टर सुन, सुन सुन डॉक्टर बाबू सुन, सुन 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 सिस्टर सुन, सुन सुन डॉक्टर बाबू सुन। और जरूरी एक बात है सुन, सही तरीके से पीपी पहन के जंग पे जाए, काहे घबराए, काहे घबराए।